हेलो बच्चों। हम हमारे चैप्टर पी ब्लॉक के अंदर प्रीवियस क्लास में बात कर चुके थे अबाउट ओजोन, ठीक है, डाइऑक्सीजन। उससे पहले हम लोगों ने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने ख़त्म किए। आज हम ग्रुप नंबर 16 का सेकंड एलिमेंट डिस्कस करेंगे और एक्चुअली में सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ना क्या है, सल्फर के अंदर आपको सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, जो कि हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, 15 मिनट शायद, ज्यादा से ज्यादा, है ना। इसके बाद हम लोग सल्फर के कुछ कंपाउंड्स को देखेंगे, जिसमें SO2, SO3 और H2SO4, साथ में सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली SO2 और SO3 से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक और सल्फर का कंपाउंड विच इज H2S, नाम तो सुना ही होगा आपने, गैस होती है H2S, प्रोटॉन वाली, है ना, याद आ गया। तो उस गैस के बारे में भी हमें डिस्कशन करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं है एनसीईआरटी में देखोगे तो, बट इनडायरेक्टली उसकी इक्वेशन दी और साथ में कंपटीशन में उसके सवाल पूछे जा रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस को मिला के। सॉल्ट एनालिसिस में H2S का बहुत जबरदस्त रोल होता है, तो सॉल्ट एनालिसिस में मिला के कई क्वेश्चन H2S से भी पूछे जा रहे हैं, तो उसको जितना हमें पढ़ना चाहिए उतना भी हम देख लेंगे आज की क्लास में। खैर एक्सक्लूसिवली अगर हम बात करें तो केवल एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे सल्फर के, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ कुछ एक चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो शायद मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, इतना जानते हैं सर। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनमें एक जैसे एटम्स हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे हो, पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ज्योमेट्री अलग अलग हो, और साथ में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। तो सल्फर के अगर मैं बात करूं तो मेनली दो एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। एक होता है अल्फा सल्फर, कौन सा, अल्फा सल्फर, और एक हमारे पास होता है बीटा सल्फर। एक तो अल्फा सल्फर और एक कौन सा होता है, बीटा सल्फर। अच्छा, ये जो अल्फा सल्फर है इसका एक और नाम है, ज्यादा फेमस नेम इसका अल्फा सल्फर का क्या है, रोम्बिक सल्फर। आपको इस नाम से किताबों में मिलेगा, एनसीईआरटी दोनों नाम लिखता है, पेपर में भी अक्सर ये इसी नाम से आता है, रोम्बिक सल्फर। और बीटा सल्फर जो है इसको हम पुकारते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। नाम सुना है आपने इन दोनों का कभी, मोनोक्लिनिक सल्फर। अरे नहीं, सल्फर के एलोट्रॉप्स का नहीं, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक का, बिल्कुल। आप लोग जब सॉलिड स्टेट देखेंगे तो सॉलिड स्टेट में मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही दो तरह का क्रिस्टल सिस्टम बताया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम बताया था। मैंने आपसे कहा था कि क्यूबिक हो सकता है क्रिस्टल का अरेंजमेंट, क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट हेक्सागोनल हो सकता है, ट्राइक्लिनिक हो सकता है, इसी तरह रोम्बिक हो सकता है और मोनोक्लिनिक हो सकता है। अगर अरेंजमेंट रोम्बिक है, रोम्बोहाइड्रल है, तो उस सल्फर को हम क्या कहेंगे, रोम्बिक सल्फर। और अगर मोनोक्लिनिक है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर। अच्छा, अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं S8 की फॉर्म में। किस फॉर्म में, S8 की फॉर्म में। इसमें भी सल्फर के 8 एटम पाए जाते हैं और इसमें भी सल्फर के 8 एटम एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है, साइक्लिक चेन में, क्राउन शेप में, वो भी देखेंगे। अच्छा, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की, अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पर केवल इसकी यही फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ये वाली नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, एट रूम टेम्परेचर ओनली ऑन अल्फा सल्फर एग्जिस्ट। मतलब जो ये वाली फॉर्म है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती। इसको इसी से बनाया जाता है, ये जो बीटा सल्फर है इसको अल्फा सल्फर से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है समझो। हमारे पास जो अल्फा सल्फर होगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एक्चुअली। अल्फा सल्फर जो होगा इसको अगर मैं हीट करूं 369 केल्विन से ऊपर वाले टेम्परेचर पर, तो ये अल्फा सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा सल्फर में। या मैं कह दूं रोम्बिक फॉर्म कौन सी क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोनोक्लिनिक में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो जाए, क्या कहते हैं ऐसे टेम्परेचर को, ध्यान आ रहा है कुछ, बिल्कुल। इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर।
क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पर अल्फा सल्फर एग्जिस्ट करती है और इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पर बीटा सल्फर एग्जिस्ट करती है। मतलब आप अल्फा सल्फर से ही किसका फॉर्मेशन करते हैं? बीटा सल्फर का। अब ये कैसे करते हैं, इसके लिए एनसीईआरटी ने 3-4 लाइन लिखी है ना, आप वहां से भी पढ़िएगा एक बार। क्या लिखा है उन्होंने, समझो कि सबसे पहले अल्फा सल्फर को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पर, ठीक है। इसको हीट करने के बाद इसकी कूलिंग की जाती है और जब आप कूल कर देते हैं इसको तो एक क्रस्ट बन जाता है। जैसे आप लोगों में से किसी ने, शायद सभी ने, चाशनी तो देखी होगी। हम लोग चाशनी बनाते हैं, चीनी को पानी में डालते हैं, गर्म करते हैं, है ना, बहुत देर तक उसको गर्म किया जाता है ना। हाँ, वही 1 तार वाली 2 तार वाली। तो उसको गर्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए अगर रख दें तो उसके ऊपर ना क्रस्ट, पपड़ी जैसा कुछ जम जाएगा, है ना। और उसमें अगर हम निडल से मारे तो लिक्विड बाहर आने लगता है, वो चाशनी बाहर आने लगती है। सबसे पहले ऊपर की लेयर पे जमता है ना, सेम कहानी यहाँ पे, सेम कहानी यहाँ पे। अगर आप अल्फा सल्फर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे इस टेम्परेचर से ऊपर, तो एक पपड़ी सी जम जाएगी ऊपर, ठीक है। और फिर जब आप उसमें निडल मारेंगे ना, एक उसको तोड़ेंगे किसी पहली चीज से, आप उस क्रस्ट को तोड़ेंगे तो एक लिक्विड बाहर आएगा। वो लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है? बीटा सल्फर। और एक्चुअली में वो आपको निडल जैसा ही दिखाई देगा, क्रिस्टलाइन होगा, वो निडल जैसा दिखाई देगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है बीटा सल्फर जो होती है, ठीक है। समझ आ रही होगी मेरी बात। और जिस टेम्परेचर पर ये होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इतना तो आप समझ गए होंगे कि बिलो 369 केल्विन टेम्परेचर, 3 का पहाड़ा याद करो, टेम्परेचर याद, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, खत्म। तो 369 केल्विन से 369 केल्विन से नीचे तो कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी? अल्फा सल्फर। एंड अबव 369 केल्विन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी? बीटा सल्फर। लेकिन सर टेम्परेचर 369 केल्विन हो तो एक्चुअली में दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ट्रांजिशन टेम्परेचर पर आपको अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, अल्फा सल्फर। और अगर मैं बात करूं बीटा सल्फर की, तो अगर मेरे पास टेम्परेचर है 369 केल्विन तो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। याद रखने की चीज है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, मैं इन दोनों सल्फर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लूं तो देखो, ये जो दोनों सल्फर हैं ये डिसॉल्व होते हैं, बोथ दी फॉर्म्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक CH2, बेंजीन एक्सेट्रा। ईथर में भी सॉल्युबल होते हैं दोनों। बट अगर मैं बात करूं अल्फा सल्फर की तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि बीटा सल्फर वाटर में सॉल्युबल होता है, रेडियली सॉल्युबल होता है, ठीक है। सेकंड थिंग इज बीटा सल्फर इज सॉल्युबल इन वाटर, बीटा सल्फर इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्या सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ट्रांजिशन टेम्परेचर की, किस टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो 369 पर, उससे ऊपर कौन एग्जिस्ट करेगा? बीटा, और उससे नीचे कौन एग्जिस्ट करेगा? अल्फा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं। दोनों का मैंने आपको बताया कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखें तो दोनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? S8 की फॉर्म में। इन दोनों की S8 फॉर्म का जब शेप बनाया जाए तो वो कुछ क्राउन शेप आता है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर और 5 सल्फर तो ये हो गए, छठा ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां ये रहा। तो 8 सल्फर इस तरह से कुछ क्राउन जैसी शेप में आराम से जुड़े हुए पाए जाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब सुनो, इसके अलावा हमने अभी बात की किसकी? अल्फा की और बीटा की, दोनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट करनी है? S8 की फॉर्म में। इसके अलावा एनसीईआरटी लिखता है कि इनकी S6 से S20 फॉर्म भी बनाई जा चुकी है लेबोरेटरी में। मतलब S6 का एलोट्रोप बनाया जा चुका है, S20 का, S17 का, ऐसा एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। हमें केवल किसके बारे में बात करनी होती है? S6 के बारे में। तो इसकी एक फॉर्म जो बनाई जा चुकी है S6, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है चेयर फॉर्म में। तो ये भी एलोट्रोप ही हो गया, तीसरा एलोट्रोप हो गया। हाँ, हमने बनाया है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा बट होता तो है, ठीक है। तो S6 चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है कुछ इस तरह से, 1 सल्फर, 2 सल्फर, इसमें 6 एटम्स होते हैं, ठीक है। 3 4 कुछ इस तरह से, 5 और कुछ इस तरह से,
कुछ चेयर जैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। 1 2 3 4 5 6 सल्फर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं अल्फा या बीटा किसी भी सल्फर को 1000 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पर ले जाऊं, है ना, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर S2 form of sulfur also exist, also exist। तो ये भी एग्जिस्ट करती है कब, जब आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई कर दें। और एनसीईआरटी कहता है कि 1000 केल्विन से ज्यादा, 1000 केल्विन से ज्यादा। ठीक है, अब इस S2 की बात करें तो ये S2 कुछ O2 की तरह ही होता है ना। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको जानना जरूरी है, क्या, कि ये S2 O2 की तरह पैरामैग्नेटिक, आई एम रियली सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, S2 इज पैरामैग्नेटिक like O2, और रीजन भी सेम, like O2। O2 पैरामैग्नेटिक होता है ना, इवन इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी, MOT के बेसिस पर समझाया था मैंने, आपको याद करो। सेम मैनर में S2 भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां से एलोट्रोप सल्फर के 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा किससे बनाया जाता है, अल्फा सल्फर से। कैसे, 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर आप इसको हीट करें, फिर इसको आप ठंडा करें तो एक क्रस्ट बनेगा। ठीक है, उस क्रस्ट में आप हल्की सी कोई पहली चीज मारें तो एक लिक्विड बाहर निकलेगा। ठीक है, वो लिक्विड निडल जैसा होगा, क्रिस्टलाइन होगा, व्हाइट क्रिस्टल निडल जैसा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बीटा सल्फर। 369 केल्विन से, 369 केल्विन से ऊपर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कहा CS2 में सॉल्युबल होगा, बीटा सल्फर वाटर में भी सॉल्युबल होगा, और इसके अलावा इसकी S6 से S20 की फॉर्म भी आप बना चुके हैं, जिसमें से S6 इंपॉर्टेंट है, जो कि चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका एक और एलोट्रोप हो गया है। और साथ में अगर आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाएं टेम्परेचर, 1000 केल्विन से ऊपर ले जाएं टेम्परेचर, तो इसका S2 फॉर्म भी बनता है, जो कि नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो बस हाँ इतना ही याद रखना है आपको इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एक पेज लिखा हुआ है इसके बारे में, आपको सारा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ठीक है, तो इसके भी नोट्स बनाना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम मोर इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर। ठीक है, तब तक थैंक यू।